आज थोड़ा सा एक हल्का सा रिकैप करा रहा हूँ, जिसमें आप लोग थोड़ा कुंडली को देखकर ना उसके बारे में थोड़ा ये पता लगेगा कि वो कुंडली में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, मतलब कुंडली का प्रभाव किस किस तरह से होता है। जैसे कुंडली का प्रभाव किस किस कोई पर्टिकुलर इवेंट है तो उससे कौन कौन से कौन लोग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन लोग उसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो जो प्रिडिक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप जनरली जो देखते हो चार्ट जो है वो लगभग इस तरीके का होता है। और जो चार्ट मतलब होरोस्कोप, जो उत्तरी भारत में जो होरोस्कोप यूज होता है उसका लगभग इस तरह से होता है। साउथ इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जो मैंने बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस जो है, ठीक है, तो इन बॉक्सेस को मैं बोल रहा था कि ये आप जो बॉक्स हो गए, इनको आप घर भी बोल सकते हो, इनको आप हाउस भी बोलते हो और इनको आप भाव भी बोलते हो। कुछ भी इन 3-4 चीज में से बोल सकते हो। तो जो हमने डिस्कस किया था कि इस हाउस को, इस बॉक्स को, चाहे इसमें कोई नंबर लिखा है नहीं लिखा है, कोई ग्रह लिखा है नहीं लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है और ये फिक्स है हमेशा। तो जब भी आप कोई कुंडली खोलोगे, कभी भी कुछ देखोगे, तो ये फर्स्ट हाउस है आपका, राइट, या फर्स्ट भाव, जो भी आप इसको बोलना चाहो। तो आपको ये याद रखना है कि ये फर्स्ट हाउस ही है। आप कभी इस चीज को गलती नहीं कर सकते इसमें, इररिस्पेक्टिव ऑफ इस नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है इसमें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, वो एक सेकेंडरी बात है। और फर्स्ट भाव को हम बोलते हैं लग्न, राइट। ये इतनी सी बात है, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। ये आपका हाउस है सेकेंड हाउस, जिसको आप बोलते हो धन भाव भी बोल देते हैं, और भी बहुत सारे भाव चीजें बोलते हैं। मैं इसको बाद में बताऊंगा डिटेल में कि ये इसका नाम धन भाव भी है। धन भाव से आप समझ गए होंगे, धन की बात हो रही होगी। ये आपका थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस जो होगा वो आपका, इसको पराक्रम भाव या भाद्र भाव या सहज भाव कुछ भी बोल देते हैं। आपको अभी इसके बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा लिटिल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं इसका, और हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बाद में दोबारा से डिस्कस करेंगे। ये आपका है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस जो होता है वो आपका इसको मन मात्र या सुख भाव भी बोलते हैं। सुख मतलब कि जो हैप्पीनेस वगैरह होगी, फैमिली का भी होता है। ये हमारा फिफ्थ हाउस है, और फिफ्थ हाउस जो होता है वो आपका इसको आत्म भाव भी बोलते हैं। इसमें पेट के बारे में भी डिस्कशन होता है और एजुकेशन के बारे में भी होता है, तो विद्या भाव भी बोल देते हैं इसको कई बार। और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके, तो हम इसको अभी फिलहाल के लिए विद्या का जिक्र कर लेते हैं। सिक्स्थ हाउस जो है वो आपका होता है कंपटीशन वगैरह का। इसमें शत्रु भी आते हैं, तो जनरली इसको हम रिपु भाव बोलते हैं। रिपु का मतलब है शत्रु, ठीक है। और फिर सेवंथ हाउस है आपका, ये सेवंथ हाउस जो होता है वो हमारा कलत्र भाव होता है। इसका मैं आपको बाद में डिस्कस करके बताऊंगा कि क्यों होता है। वैसे इसमें वाइफ स्पाउस के लिए भी होता है ये। और एट्थ हाउस जो है वो आपका आयु भाव भी बोल देते हैं इसको, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन फिलहाल आप एट्थ आयु भाव से याद रख लेना। और नाइन्थ हाउस जो हो गया वो आपका, इसको भाग्य भाव भी बोल देते हैं। एक और चीज है कि ये यहां से पिता भी देखते हैं हम लोग, तो जो कई जगह पर 10th हाउस से देखा जाता है पिता को, और कई जगह पर 9th हाउस से देखा जाता है पिता को। तो जनरली जो आपका साउथ इंडिया है उसमें पिता के लिए 9th हाउस है, और जनरली जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो 10th हाउस पिता के लिए कहते हैं। तो इसके बारे में हम कर देंगे। फिफ्थ हाउस जो था वो संतान भी होती है, एक्चुअली संतान भाव भी बोल देते हैं इसको। तो ये हमारा 10th हाउस है, और 10th हाउस का मतलब हमारा क्या हो गया, कर्म भाव या प्रोफेशन वगैरह जो भी आप उससे बोलते हो। और फिर आपका ये 11th हाउस है। तो 11th हाउस जो होता है बेसिकली वो आपका आय भाव है, आय और या इनकम, ठीक है। आप धन को आय से मत सोचना, धन इज समथिंग डिफरेंट और आय इज डिफरेंट। तो आय को अलग सोचिएगा, धन को अलग। फिर ये लास्ट में 12th हाउस है ये आपका, और 12th हाउस जो होता है वो आपका व्यय का होता है और खर्चे का होता है।
तो जो मैं शुरू में बोल रहा था आप लोगों को कि जो ये चार्ट है वो बेसिकली उसमें ये जो बॉक्स है वो बॉक्स फिक्स है, ये हाउस फिक्स है। तो अगर मैं आपसे अगली बार पूछूं कि भाई पहला भाव कौन सा है या लग्न कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको आप याद रख सकते हो कि ये किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये अगर सेवंथ हाउस में क्या है? ये कलत्र बोलते हैं इस सेवंथ हाउस में ये कलत्र। हाँ कलत्र कलत्र बोल रहे हैं, कलत्र। और वैसे ये स्पाउस का हाउस होता है। ठीक है, हाउस। हाँ स्पाउस, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पति पत्नी, हाँ पति के लिए पत्नी और पति का पत्नी के लिए पति, और पति के लिए पत्नी के लिए पति। राइट। स्पाउस। तो मेरा यहाँ पर पर्पस इन बॉक्सेस को एक्सप्लेन करना नहीं है, इन हाउस को एक्सप्लेन करना नहीं है, इन भावों में क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। मेरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मकसद है, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है ये। तो बस मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो बॉक्स हैं ये एक फिक्स नंबर के बॉक्स हैं, राइट। तो ये पहला भाव जो है, जैसा मैंने बताया कि ये पहला भाव, फर्स्ट भाव जो है वो लग्न कहलाता है। अब दूसरा भाव जो है वो धन कहलाता है। तीसरा भाव जो है सहज है। चौथा जो है वो माता का है, सुख का है, और भी बहुत सारी चीजों का है। वो हम बाद में डिटेल में जाएंगे बहुत ज्यादा कि ये किन किन चीजों का होता है। फिफ्थ हाउस जो है वो संतान का है, विद्या का है। छठा रिपु का है, शत्रु का है। सातवां स्पाउस का है। आठवां आयु का है। नाइन्थ भाग्य है। तो इनके नाम भी यही है, मतलब जो मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है। और 10वां कर्म का भाव है। 11वां आय है और 12वां व्यय है। तो अगर आप ये याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद रख पाए तो हम इसको दोबारा आएंगे इस पे बहुत डिटेल में, तो वी कैन डिस्कस इट लेटर। तो पहली चीज हो गई बॉक्स। जो बॉक्स हैं, भाव हैं, ये फिक्स हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, ये सब फिक्स है। अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है इनमें बैठे हुए कुछ नंबर हो सकते हैं। अच्छा, नंबर जो होंगे ना, जैसे यहां पर एक नंबर है फॉर एग्जांपल, तो यहां 2 होगा, है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज आपके इंक्रीज होते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज क्यों होते हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। यहां पर अगर किसी की कुंडली देखोगे तो आप हो सकता है यहां 11 नंबर हो और यहां पर फिर 12 हो जाएगा, राइट। तो कोई भी नंबर हो सकता है यहां पर। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रश्न ये उठता है कि ये नंबर क्या चीज है। तो ये जो नंबर है ये बेसिकली राशियां हैं। तो राशि का हमने डिस्कशन पिछली बार करा था। तो आप अगर मान लो यहां पर कोई 7 नंबर की राशि है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि ये 7 नंबर की राशि जो है वो 7 नंबर, ये 7वां भाव दिखा रहा है, ऐसा मत कहिएगा इसको। मतलब ये 7वां भाव नहीं है। 7वां भाव हमेशा यही रहने वाला है, ठीक है। ये अगर 7 नंबर यहां लिखा है तो ये हमेशा राशि 7वीं राशि है। जो 7वीं राशि कौन सी होती है आप लोगों को पता ही होगा, तुला। बहुत बढ़िया, तुला। तो हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, राशि के बारे में। तो आई होप कि ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और यदि किसी को कोई प्रश्न है इसका यहाँ पर तो कोई पूछ लीजिए, क्या पूछना चाहते हैं कुछ। ओके, तो मैं ये मान लूं कि आपका कोई अभी जी। ये जो पहले वाले में लग्न है, लग्न का क्या मतलब होता है? लग्न जो है एक वर्ड है, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक नाम दिया गया है इसको लग्न। वैसे लग्न, जैसे लगन कुंडली बोलते हैं ना कि आप अपनी लगन कुंडली दिखाइए। तो ये जब लग्न आप, मतलब ये कुंडली है जिसमें हमने इसको डिस्कस किया है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, उससे थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति अगर ये है, तो मैं नाम हटा देता हूँ तो अगर ये कोई व्यक्ति है तो ये, अगर आप देखोगे ये बर्थ चार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अगर आपको मेरा माउस फॉलो कर पा रहे हो आप लोग, तो बर्थ चार्ट जो है उसमें आप लगन कुंडली देख रहे हो यहाँ पर। ये अगर आप यहाँ नोट करोगे तो ये असेंडेंट है। एएस मतलब असेंडेंट। असेंडेंट का मतलब ही हिंदी में लग्न है। तो लग्न के बहुत सारे मतलब है। ये पहले भाव को दर्शाता है, लग्न जो होता है। और पहला भाव जो है वो बेसिकली, अगर मैं मतलब एस्ट्रोनॉमिकली आपको बताऊं, पहला भाव जो होता है, हमारे पूरे चारों ओर हमारे प्लैनेट्स ट्रेवल कर रहे हैं, सब तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो अभी इस वक्त भी सूर्य कहीं ना कहीं होंगे। अगर आप विजुलाइज कर पाओ तो आपको ये थोड़ी देर अगर आप सोच के देखेंगे तो सूर्य पश्चिम में अभी डूबे होंगे, तो पश्चिम से नीचे की ओर वो हमारे होंगे। ऐसे ही बहुत सारे राशियां जो हैं, ग्रुप ऑफ स्टार,
वो हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं 12 राशियां। तो जब 12 राशियां फैली हुई हैं तो एक राशि अभी पूर्व दिशा में कोई ना कोई दिख रही होगी। पूर्व दिशा को ही हम लग्न बोलते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करूं कि क्योंकि राशियां हमको दिखती नहीं है, मतलब नॉर्मली हम उसको नहीं एनालाइज कर रहे होते, नोटिस कर रहे होते, सूर्य को हम बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे होते हैं। तो जैसे सूर्य सुबह सुबह उदय हो रहे हैं, उदित हो रहे हैं और शाम को अस्त हो रहे हैं। अब मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल सोचूं कि जिसमें कोई बच्चे ने जन्म लिया है और वो बच्चे ने सुबह सुबह जन्म लिया है, तो सुबह सुबह जब जन्म लेगा, मान लो सूर्योदय के आसपास ही जन्म लिया, तो सूर्य उस वक्त कहां होंगे? तो आप देखोगे तो सूर्य उसको सुबह में आपको पूर्व दिशा में ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य कहां है? ठीक है, तो हम एक चार्ट बनाकर देखते हैं, उससे आपको अंदाजा लगेगा। मान लेते हैं कि आज 25 सितंबर को सुबह किसी बच्चे ने जन्म लिया और हम उसका टाइम मान लेते हैं लगभग 6:30 के आसपास, और दिल्ली का जगह रात। तो आप देखिए SU मतलब सूर्य, तो ये सूर्य कहां पर आ गए? ये कौन सा भाव है? लग्न। तो यानी कि आप सूर्य की पोजीशन देखकर आपको ये मोटा मोटा अंदाजा लग रहा है कि ये सुबह का जन्म है या रात का जन्म है। अगर मैं बोलूं कि भाई लेट्स एज्यूम कि 12 घंटे बाद हुआ है जन्म, मतलब ये, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब कोई व्यक्ति कुंडली दिखाने आता है तो अब वो कहते हैं कि सुबह का टाइम है, तो कुंडली में सूर्य की पोजीशन देखकर आपको ये पता लग सकता है कि वो कुंडली कब की है। और मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा अभी, मतलब केवल सुबह सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम नहीं पता लगा सकते। आप ये भी पता लगा सकते हो कि कुंडली के अकॉर्डिंग सूर्य कौन से दिन की वो थी, कौन से महीने में था, उसका भी अंदाजा हमको, अंदाजा क्या मतलब बहुत एक्यूरेटली पता लग जाएगा। तो वो हम थोड़ा बाद में डिटेल में कर लेंगे। अभी अगर मैंने जैसे इनका शाम का समय कर दिया, तो आप देखिए शाम को सूर्य कहां पहुंच गए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई जातक सुबह, जातक मतलब कोई व्यक्ति कोई भी, अगर वो सुबह पैदा होता है तो वो पहले भाव में है, जिसको हम क्या बोल रहे थे? लग्न। तो लग्न यानी कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा हो गई। ठीक है, जब वो जातक का शाम का समय करा तो वो ये हो गया। यानी कि हो क्या रहा है कि सूर्य जो है वो ऐसे ट्रेवल करते 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 और कहां पर पहुंच रहे हैं? वापस अगले दिन उसी पोजीशन में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप ये अर्थ है, और अर्थ के रिस्पेक्ट में सूर्य हमें कैसे दिख रहे हैं उस पूरे प्लेनेटरी सिस्टम को, क्योंकि सूर्य तो दिख रहे हैं, बाकियों को हम नहीं देख पा रहे, तो पूरे प्लेनेटरी सिस्टम को हमने एक स्नैपशॉट उसका ले लिया, उसका एक पिक्चर ले ली और उसको हमने स्टोर कर दिया हमारे रिस्पेक्ट में कहां कहां वो है। आई होप कि मैं थोड़ा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आप लोगों को। अगर किसी का यहां पर कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज पूछ लीजिए। ये आकाश जी, लग्न और पूर्व दिशा का कोई कनेक्शन है, या ये आपने ये बताया कि पूर्व दिशा से सनराइज होता है? मैंने ये बताया कि जो लग्न है वो एक्चुअली वो पोजीशन है जो पूर्व दिशा है। एक सेकंड, पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइज है? नहीं, बट लग्न तो पहले घर में ही रहता है ना हमेशा, चाहे वो किसी भी टाइम पैदा हुआ हो। जी 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 जी, लग्न जिस तरह से पहले रहता है, पहला हाउस है, इस तरह से पूर्व दिशा भी हमारी कुंडली में फिक्स है, वो भी पहला ही हाउस है। आप इसको ऐसे मान लीजिए। ठीक है, लग्न का मतलब पूर्व दिशा, पूर्व दिशा ही, लग्न का मतलब पूर्व दिशा नहीं है, वो लग्न एक पोजीशन मतलब है, वो बहुत सारी चीजों की है, वो बहुत कुछ बताएगी हमको। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकली अगर हम सोचें और पोजीशन वाइज सोचें तो लग्न जो है वो ही पूर्व दिशा है। तो मैं एग्जांपल देकर बता रहा था कि एक व्यक्ति अगर सुबह सूर्योदय के समय पैदा हुआ है तो इसका मतलब उसकी कुंडली में सूर्य लग्न में ही आने वाला है। अब दूसरे तरीके से देख लें कि अगर व्यक्ति वो थोड़ा बाद में पैदा हुआ है, मान लेते हैं 7-8 बजे के करीब हुआ है, तो हो सकता है वो व्यक्ति ये सूर्य यहां लेकर आए, है ना। अगर वो थोड़ा 10-11 बजे के आसपास हुआ है तो वो यहां हो जाए, और अगर वो दिन के 12 बजे के समय हुआ है तो वो
मतलब 12 के आसपास, जरूरी नहीं है टाइम फिक्स हो। और फिर ऐसे ही करते करते शाम को सूर्य यहाँ आ गए। और अगर हम इस वक्त देखेंगे कुंडली बनाकर, तो हो सकता है वो इन हाउस में से कोई होंगे। तो एक कुंडली बनाकर देख लेते हैं, सूर्य को चेक कर लेते हैं इस वक्त सूर्य कहां पर है। तो आप देख रहे हो सूर्य कहां है इस वक्त, ये मैंने इसी वक्त की कुंडली बनाई है, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी, हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, ये जैसे आप बता रहे थे कि दिल्ली में जन्म हुआ सुबह के समय, जी, तो बाय चांस अगर उसी टाइम पे जैसे मॉर्निंग में दिल्ली के 8 बजे, और अगर किसी का भी जन्म कहीं बाहर होता है, चाहे आप यूएस ले लें या कहीं और भी ले लें, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा बहुत बढ़िया दिल्ली में और वहां पर? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। देखिए, हमारे व्यू से, मतलब ये जो साइंस है, वो जो इन्होंने चार्ट बनाए हैं हमारे एंशिएंट सेजेस ने, उन्होंने वो हमारे रिस्पेक्ट में बनाए, ठीक है। तो कोई प्लेनेट की पोजीशन वो हमारे रिस्पेक्ट में कहाँ है। अच्छा, कई मूर्ख लोग जो हिंदुइज्म को थोड़ा गलत साबित करना चाहते हैं, उस मूर्खता में आकर वो ये कहते हैं कि ये आप ना हीलियोसेंट्रिक नहीं बोल रहे, आप जियोसेंट्रिक बोल रहे हो चीजों को। जियोसेंट्रिक मतलब कि हम कह रहे हैं कि अर्थ के चारों ओर घूम रहा है सूरज, और हीलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य के चारों ओर घूम रही है चीजें। तो वो मूर्खता में ये बोलते हैं कि हमने अपने रिस्पेक्ट में लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ये नहीं माना कि सूर्य हमारे चक्कर मार रहा है, हमने वो पोजीशन अपने रिस्पेक्ट में नोट डाउन करी है, क्योंकि हम पे इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। अगर मैं अपनी कुंडली दिखाना चाह रहा हूं तो मेरे पर क्या इन्फ्लुएंस है, मेरे रिस्पेक्ट में सारे पोजीशन कहां है प्लेनेट की, वो इंपॉर्टेंट है। तो आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन नाउ कि अगर मान लो यूएस में और यहां पर बात करें, तो क्या दोनों व्यक्तियों का चार्ट सेम होने वाला है? क्या उनको सूर्य की पोजीशन उनकी क्या होने वाली है? तो देखिए, प्लेस का ना, जब हम छोटा आसपास होते हैं तो प्लेस का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे इस कुंडली को दिखा रहा हूं आपको, और फिर मैं एक और नई कुंडली बनाता हूं यहां पर। लेट्स एज्यूम कि हम बना लेते हैं आसाम की कुंडली, है ना, और फिर मैं बनाऊंगा यूएस की कुंडली। तो आसाम में अगर आप सबको पता हो तो आसाम में थोड़ा जल्दी सनराइज होता है ना। तो मैं अगर कोई डिब्रूगढ़ की कुंडली बना दूं, डिब्रूगढ़ बना एक जगह, राइट, तो आप देखेंगे सूर्य की पोजीशन देखिए कहां खिसक गई। मतलब जो पिछला वाला चार्ट था वो सूर्य यहां था, और इसमें पोजीशन कहां खिसक गई, थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं आसाम के लिए सूर्य। तो ये एक ग्लोब है, हमारी अर्थ जो है वो एक ग्लोब है, एक राउंड शेप है, ठीक है, एक राउंड शेप है। तो यदि मैं कहूं यहां पर कोई चींटी बैठी हुई है और यहां कोई चींटी बैठी हुई है, तो ये पेन हो सकता है इस चींटी को दिखाई दे, लेकिन इस चींटी को ना दिखाई दे। तो जो सूर्य की पोजीशन है वो उसके रिस्पेक्ट में वहां पर आसाम में जल्दी सूर्यास्त हो जाएगा, और दिल्ली में सूर्यास्त थोड़ा लेट होगा, बाद में होगा, क्योंकि जल्दी राइज हो रहा है जी, और जल्दी डूब रहा है। तो यहां पर भी हो रहा है। अब हम यूएस की बात करें, यूएस में अभी यहाँ इंडिया में जैसे रात हो चुकी है, तो आप कनाडा में हैं, मुकेश जी आप ही बात कर रहे थे ना शायद? हाँ जी, हाँ जी, मैं भी। हाँ, तो जैसे आप कनाडा में हैं, तो अभी कनाडा की कुंडली बनाकर देखते हैं। तो कनाडा में कोई मुझे जगह बता दीजिए जहां पर अभी आप होंगे। वैंकूवर दिख दीजिए। वैंकूवर भी है। वैंकूवर इसमें दिख नहीं रहा मेरे को, मैं कोई और डाल देता हूँ। टोरंटो डाल, टोरंटो, हाँ टोरंटो डाल दीजिए। ऑरलैंड डाल दो। हाँ, ये कुछ भी डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जी जी जी। तो इसकी कोई एक ये कोई जगह है, व्हाटएवर, इसमें डालते हैं। जी जी। तो सूर्य की पोजीशन तो हिली ही नहीं। हाँ, पोजीशन हिली नहीं, हमने कुछ गलत कराया लगता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, या फिर ये सॉफ्टवेयर में बग है। ओके। सिटी में डालो ना, और स्टेट में कनाडा क्यों डाल रहे हो? इस ब्रिटिश कोलंबिया ले लेते हैं, और ब्रिटिश कोलंबिया में कोई और है ही नहीं, या तो ये सॉफ्टवेयर शायद कनाडा के लिए नहीं, ऊपर आपकी कंट्री चेंज नहीं हुई, आप लेफ्ट में देखो, ऊपर कंट्री सेम कनाडा ही दिखा रहा है। हाँ, तो कनाडा ही कंट्री रखी है हमने। नहीं, ऊपर देखो आप, इसी टैब में, नहीं जो आपने खोला था ना, कनाडा ही। अच्छा, हाँ, कनाडा ही है। अच्छा,
नहीं कनाडा में हो सकता है ना कि वो शायद वहाँ पे अभी भी सन हो 8 बजे भी। नहीं हो सकता है इसका डेटाबेस अपडेटेड ना हो, तो लेट मी ब्रिंग सम अदर कंट्री, कोई यूएस डालते हैं, यूनाइटेड हाँ जी, US हो सकता है शायद। मैक्सिको ले लेते हैं और कमाल हो गया, ये मुझे पता लगा कि इसमें मिस्टेक है। मैंने एक्चुअली इसको क्रैक करके डाला हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ आए, लेकिन आनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने पहले कुंडलियों पे टेस्ट कर रखा है काफ़ी कुछ। तो ये तो गलत है, ठीक है। तो ये मेष लगन बन ही नहीं सकता था। ये देखो ये सही चल रहा है, आप देख रहे हैं, इसमें वृश्चिक लगन है। ये तो बहुत मजेदार कैच हमने कर लिया, मतलब वो सॉफ्टवेयर में इतना बड़ा बग है, जबकि वो सॉफ्टवेयर ज्यादा एक्यूरेट है। तो मे भी उसके पास एफएमरीज प्रॉपर नहीं है, अपडेटेड एफएमरीज नहीं है। इंडिया की एफएमरीज मतलब पंचांग, मतलब प्लैनेट्स की पोजीशन। तो जो पराशर लाइट है उसमें अगर आप देखोगे पीछे जाकर, तो ये लगन में आपको मेष दिखाई दे रहा है ना जी। ये मेष लगन था। और सूर्य और मंगल जो है, अगर आप यहां से काउंट करते हुए चलेंगे तो आपको यहां पर छठे भाव में दिखाई देंगे सूर्य, यानी कि ये सूर्यास्त के समय का समय है। लेकिन अगर हम अमेरिका के हिसाब से सोचें तो इस वक्त वहां पर सूर्योदय होना हो रहा होगा, सूर्योदय, तो सूर्योदय हो चुका होगा या हो रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन जगह जो होगी। तो आप यहां पर देखेंगे तो ये वृश्चिक लगन है। अगर मैं दिखा पा रहा हूं आपको, सही से देख पा रहे हो, अगर आप छोटा है क्योंकि आई डोंट नो कि आपको विजिबिलिटी में कितना आ रहा होगा, तो यहां पर 8 नंबर का होगा अगर आप ध्यान से देख पाए तो। और सूर्य आपको दिख रहे होंगे यहां पर इस हाउस में, जो कि 11वां घर है, 11वां घर है है। ना। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ये सूर्योदय का जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा के बाद सूर्य धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने 12 बजे वाले समय के अनुसार 10वें भाव के आसपास कहीं पर हो सकते हैं। तो इन्होंने यहां पर ये दिखा दिया। बेशक ये जो टाइम है वो हमारा यूएसए वाला है, लेकिन हमने शायद एक मिस्टेक और करी है यहां पर। हमने क्या करा है गलती, हमने एक ब्लंडर करी है यहां पर। हमने जो यूएसए, ये एफएमरीज भी सही है, मुझे पता लग गया क्या गलती हुई है। हमने जो टाइम डाला है ये यूएसए का टाइम नहीं है, मतलब ये हमने टाइम अपने वाला डाल दिया इस वक्त का, ठीक है। मैं बोल रहा था समय के लिए। अच्छा, मैंने सुन नहीं पाया था आपकी बात, आवाज नहीं आई होगी शायद। तो मुकेश जी, आप कनाडा वाला, मुझे बताइए कि वहां पर समय क्या हो रहा है कनाडा में, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सर इस 2.5 समय घंटा बता लो यहाँ पे। 9:05 9:05। तो अगर हम 9:05 AM करेंगे तो अब आप देखिए यहां पर सूर्य लगन में आ गया। और इस वक्त अगर मुकेश जी देखेंगे अपनी पूर्व दिशा में तो उनको सूर्य वहीं दिखाई देगा। हाँ जी, पूर्व दिशा में ही दिखाई देगा, हाँ जी, है ना। तो अब देखिए कितना डिफरेंस है जब यहां पर पैदा हुआ है व्यक्ति और यहां पर हुआ है। लगभग अगर मैं टाइम वाइज बताऊं तो 4 मिनट के डिफरेंस ही बहुत ज्यादा नवमांश वगैरह बदल जाते हैं। नवमांश हमारा एक और चार्ट होता है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए अभी, क्योंकि हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, तो हम दोबारा से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि जो मैं फिर से अपने, जो यहां पर मैंने 3 चीजें बतानी थी आप लोगों को। एक ये हाउस जो हमारा, जिसको हम बोल रहे हैं, तो ये पहला भाव है, दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, जिसमें मैंने बोला कि ये जो लग्न है वो पूर्व दिशा है और जो सप्तम भाव है वो पश्चिम दिशा है ना। अगर आप इसको देखेंगे तो ये दक्षिण दिशा बन जाएगी और ये बन जाएगी उत्तर दिशा। तो दिशा वाइज आप इसको याद रख सकते हैं पूरे वाइज। दूसरी चीज जो थी, एक तो हो गया भाव, दूसरी चीज हो गई जो नंबर। अगर नंबर्स यहां पर तुला लिखा है तो इसका मतलब ये तुला लगन की कुंडली है, ठीक है। यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, उसी नंबर को आप बोल सकते हैं कि उस लगन की कुंडली है वो। जैसे अगर मैं 9 नंबर लिख दूं तो ये कौन सा लगन की कुंडली हो गई? सैजिटेरियस, धनु लगन की कुंडली, सैजिटेरियस, वेरी गुड, लगन, राइट। तो इसके अलावा बताओ, नंबर्स को आप कंफ्यूज मत होना कि नंबर्स से आपको भाव के बारे में पता लग रहा है। भाव को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सा हाउस कौन सा है।
अब तीसरी चीज आती है, तीसरी चीज है ग्रह। ग्रह के बारे में हमने जो डिस्कस किया था, जो प्लैनेट्स है पिछली बार, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो अभी मैं जो कहना चाहता था कि जिस तरह से हमने चाय का डिस्कशन किया था पिछली बार, जब चाय बनाते थे तो आपके पास में पानी था, दूध था, चाय की पत्ती थी, तो 3-4 चीजों का एमेलगम से वो चीज आई। तो यहाँ पर जो एमेलगम होने वाला है, यहाँ पर जो मिक्सअप होने वाला है रिएक्शन का, वो पहला चीज है भाव, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। दूसरी चीज थी राशि, और तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है ग्रह। तो राशियां जो थी हमने लिखी थी यहाँ पर। सर आपने तीसरा क्या बोला? तीसरा समझ में नहीं आया, आवाज क्लियर नहीं मैंने आया। पहला बोला भाव, दूसरा बोला राशि, और तीसरा बोला ग्रह। ग्रह यानी जो प्लेनेट है। ठीक है, तो जैसे 5 नंबर है, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको मैं भेज भी दूंगा, और रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा मैं, आप उसको भी देख सकेंगे। तो ये जो 5 नंबर है, ये आपकी है सिंह राशि, और इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पिछली बार भी डिस्कशन किया था। तो सिंह राशि, इसको मैंने, सिंह होता है इंग्लिश में आप लियो बोलते हो, और इसका स्वामी है सूर्य यानी सन। फिर है कर्क राशि। कर्क राशि का को इंग्लिश में आप कैंसर बोलते हो, उनके स्वामी है चंद्रमा। और फिर है कन्या, मैंने एक बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया है, कन्या राशि। कन्या राशि के इंग्लिश में वर्गो बोलते हो आप। मिथुन राशि है, मिथुन राशि का जेमिनाई है, और उनके स्वामी है बुध यानी मरकरी। फिर तुला राशि है, तुला राशि को लिब्रा बोलते हैं, और वृष को टॉरस, और इन दोनों के स्वामी है शुक्र। यहाँ पर मिथुन और कन्या दोनों के स्वामी बुध थे, ठीक है। और वृश्चिक और मेष 2 राशियां हो गई। वृश्चिक को आप स्कॉर्पियो बोलते हो, मेष को एरीज, और इन दोनों के स्वामी है मंगल यानी मार्स। और फिर आपके पास आए धनु और मीन। धनु और मीन जो है उनको सेजिटेरियस और पाइसेन बोलते हो, पीसेस, और उन दोनों के स्वामी है गुरु बृहस्पति। फिर आपके पास है मकर और कुंभ। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, और कुंभ यानी एक्वेरियस, और इन दोनों के स्वामी है शनि यानी सैटर्न। तो अब हमें एक्चुअली में कुंडली में 3 चीजें आप लोगों को पता लगी होगी, भाव और राशि और राशि के स्वामी। तो अब सारी की सारा गणित सब कुछ इन तीनों के चारों ओर घूमेगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए, भाव, राशि और उसका ग्रह, ठीक है। तो मैं क्विकली आपको अब यानी कि अब इन तीनों के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इन तीनों के अंदर कौन सा कारकत्व रहा है, क्या क्या चीजें इन तीनों से कवर होती हैं। अच्छा, एक और चीज है कि जो भाव है उस भाव से भी कुछ सिग्निफाई होगा। जैसे मैंने भाव के नाम लिखवाए थे आपको, है ना। जैसे मैंने फाइनेंस की बात करी थी, धन, तो धन दूसरा भाव था। जो मैंने संतान की बात करी थी वो 5वां भाव था आपका, जो आपकी किड्स हो गए। विद्या का भी बताया था, और भी बहुत डिटेल में हम करेंगे। अच्छा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा पूरा संसार जो है वो पूरा डिवाइडेड होगा उन 12 भावों में, और जो कारकत्व जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भाव से तो देखेंगे, उस कारकत्व के लिए कोई ना कोई ग्रह भी डिजाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं माँ के बारे में बात करूं तो माता के लिए 4था भाव तो आप देखोगे, लेकिन उस माता के लिए ही हम एक ग्रह भी है कोई जिसको हम चेक करेंगे, और एक और भी चीज होगी, वो तीसरी चीज को भी हम चेक करेंगे। तो वो तीनों बातें जो है हम उसको भाव, भावेश और कारक बोलते हैं। तो मैं इसमें अभी नहीं जा रहा, ये मैं आपको अगली क्लास में शायद थोड़ा ब्रीफ करूंगा। तो अब पहला काम हम क्या करते हैं, इन ग्रहों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इन ग्रहों से हम
कि कौन किस किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए है, कौन सा ग्रह जो है वो क्या करने वाला है। ठीक है, मतलब अगर जितना ज्यादा हम इनके कारकत्व पे अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, उतना ज्यादा हमको ज्यादा क्लैरिटी होगी, उतना ज्यादा हमारा प्रिडिक्शन जो है वो क्लोज पहुंचेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास राशियां हमको पता लग गई हैं कि ये राशियां हैं और इनके ग्रह जो है वो सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, ये हो गए। इनके अलावा राहु, केतु 2 और ग्रह हैं जिनको आप छाया ग्रह बोलते हो। इनका कोई वैसे कोई अस्तित्व नहीं है फिजिकली, लेकिन ये इनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर मून अगर आता है तो वो थोड़ा वेवी हो जाता है, उसकी पोजीशन अनडिसाइसिव हो जाती है, वो थोड़ा मूवमेंट में आ जाता है। तो मैं शुरू कर रहा हूं अब थोड़ा सा ग्रहों के बारे में बताने की कि ये ग्रह हैं क्या और इनके अंदर हम क्या क्या सम्मिलित कर लेते होंगे, किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते होंगे। तो एक छोटी सी किंगडम के बारे में सोचते हैं, एक राज्य के बारे में, जिसके बारे में मैंने पिछली बार भी थोड़ा डिस्कस किया था। तो उस राज्य में एक राजा है, राजा सन है और रानी, एक रानी भी है, चंद्रमा। अब राजा और रानी है तो उनके बच्चे भी होंगे जो राजकुमार हैं, और अब राजा रानी है तो ऑब्वियसली उनके मंत्री भी, और राजा का एक कमांडर भी होता है, कमांडर यानी सेनापति, और राजा के पास एक उनको सुझाव देने वाला या रिलीजियस गुरु भी होता है जो जुपिटर, और राजा के पास अपनी सेना और सेवक भी होते हैं जो शनि। तो अब मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि जो जो कैरेक्टर इस किंगडम में आए हैं, जो जो व्यक्तित्व इनके अंदर आए हैं, वो व्यक्तित्व ही ये ग्रहों की फीलिंग ली हुए है। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे बोलूं कि जो जैसे राजा है तो राजा का कारकत्व जो है भी, जो भी राजा की हैबिट होगी, जिस तरह के आपके दिमाग में राजा की इमेज आ रही होगी, वो ही सूर्य एक्चुअली में दे रहे हैं हम लोगों को, उसमें काफी कुछ वही दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि राजा कौन है, राजा क्या करता है, राजा क्या चीज है, तो आप क्या बोलेंगे? कोई बता पाएंगे राजा के बारे में 2-3 स्टेटमेंट मुझे? राजा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। पावरफुल, बहुत बढ़िया। तो पावरफुल है तो इसका मतलब सूर्य के अंदर पावर है। और देखो आप एस्ट्रोनॉमिकली भी अगर आप सोचोगे वही चीज, तो वो वहां पर भी आपको कोरिलेट कर पाओगे आप। तो अब सूर्य यानी कि पावरफुल, यदि अब सूर्य की कभी बात होगी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो उस जगह पर सूर्य की बात को आप इमेजिन करके ला सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि जो एक जगह होता है, एक हाउस होता है, 4th हाउस, जो हमारे घर को भी रिप्रेजेंट करता है। घर यानी मतलब हमारा होम, और वहां पर यदि सूर्य हो तो सूर्य बड़े हैं। अभी सूर्य को देखकर आप कैसा एज्यूम करते हैं कि वो बड़े हैं, राजा भी बड़ा होता है। तो अभी एस्ट्रोनॉमिकली तो सूर्य का साइज बहुत ही बड़ा है, मतलब पूरा सोलर सिस्टम अगर मिला दें सूर्य के अलावा तो 0.2% ही है, बाकी सोलर सिस्टम, बाकी सब सूर्य है। तो अगर सूर्य 4th हाउस में जाएंगे या किसी के प्रॉपर्टी पर इन्फ्लुएंस देंगे सूर्य, तो इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी बड़ी हो सकती है काफी। ठीक है, तो हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, आप उन कनेक्शन बना सकते हैं उन चीजों को। मोहिनी जी शायद आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं दोबारा रिपीट करूं कुछ बात, मैंने एक एग्जांपल दिया था। यस सर, कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो मैं ये बोल रहा था कि अब जैसे मैंने बोला सूर्य, तो सूर्य जो है वो एस्ट्रोनॉमिकली अगर मैं उनकी पिक्चर सोचूं तो सूर्य एक बहुत विशाल है, और जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास अग्नि है, जो ऊर्जा का भंडार है, तो वो कॉन्सेप्ट को जब मैं अगर किसी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रश्न है तो मैं बोल सकता हूँ सूर्य वहां है और अच्छे हैं, वो स्ट्रांग है, तो मैं ये बोलूंगा कि उनकी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी हो सकती है। रिसेंटली एक लड़की ने कुंडली दिखाई थी 1.5 ईयर अगो, तो उन्होंने उनके बच्चा हुआ, उन्होंने बच्चे की कुंडली दिखाई कि ये बच्चा हुआ है, आप कुंडली बना दीजिए। तो जब वो कुंडली मैंने देखी तो उनके 4th हाउस में सूर्य आया, तो 4th हाउस में सूर्य आया तो मैंने कहा ये बच्चा तो बहुत बड़े घर में होना चाहिए, इसका तो बहुत बड़ा हिसाब किताब बनेगा, इसकी घर प्रॉपर्टी अच्छी होगी। तो उससे पहले वो किराए पर थे, रेंट पर थे, और उन्होंने ये बात बताई कि जैसे ही ये पैदा हुआ है उसी के 1 वीक और 2 जो है उन्होंने एक पेंट हाउस खरीद लिया।
तो इसका मतलब ये था कि उस बच्चे के सूर्य इतना पावरफुल था जो उसने अपने लिए ही घर का इंतजाम कर लिया और बहुत बड़ा घर खरीद लिया। यदि मैं दूसरे तरीके से देखूं तो सूर्य का अगर किसी के कार्य पर प्रभाव है तो राजा था, राजा का मतलब हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, राजा का मतलब हो गया राज्य, तो हो सकता है वो व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े। यदि मैं तीसरे तरीके से सोचूं कि सूर्य एक बहुत बड़ी एनर्जी है, सूर्य के अंदर अग्नि है, तो मतलब जबरदस्त एनर्जी है, तो किसी के प्रोफेशन पे अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है तो हो सकता है उसका कार्य ऐसी जगह पर हो, उसका प्रोफेशन ऐसी जगह पर हो जहां पर एनर्जी इन्वॉल्व हो बहुत बड़ी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम उन कारकत्व को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अब यदि मैं बोलूं राजा और क्या करता है, सर दूसरों के बारे में सोचने का काम, प्रजा के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, मतलब वो कुछ राजा, अगर राजा अच्छा है तो वो प्रजा के बारे में सोचेगा, है ना? और राजा खराब है तो वो फिर अपने बारे में भी सोचेगा। ठीक है, तो सूर्य अगर किसी का अच्छा है तो हो सकता है वो दूसरों का भला करने वाला हो, और यदि खराब होगा तो वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, और क्या करेगा राजा? डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकर, लीडर। तो यदि सूर्य कहीं पर आए तो वो डिसीजन मेकिंग में जा सकते हैं और वो लीडर हो सकते हैं बहुत बड़े। इसमें भी 2-3 तरह से है। अगर सूर्य मजबूत है, स्ट्रांग है, तो वो स्ट्रांग लीडरशिप में जा सकता है। अगर सूर्य वीक है तो वो बने बनाए किंगडम को भी खराब कर सकता है। ठीक है, ये और कुछ ग्रह का अच्छा और खराब होना कैसे पता लगता है? हाँ, उनके लिए हम देखेंगे इनकी कुछ अच्छा है राशियां। तो अच्छा था सूर्य, जैसे मोदी जी है हाँ, जैसे वेरी गुड, ये बहुत जैसे बढ़िया सूर्य आपका खराब एग्जांपल। खराब है तो मिली जुली सरकार बनेगी, वो टांग खींचती रहेगी तो सूर्य खराब है वहाँ पे। राइट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी जब हम एनालाइज करेंगे कि कौन स्ट्रांग है, अच्छा है कि बुरा है, और इन्फ्लुएंस भी बाकी प्लैनेट्स का भी इन्फ्लुएंस आएगा। तो पहली बात हम ये चेक करेंगे कि वो ग्रह राशियों में उच्च के हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि उच्च कब होता है, नीच कब होता है। फिर हम देखेंगे कि अब ये बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो आपस में इन ग्रहों की शत्रुता और मित्रता भी चलती है। तो हम ये चेक करेंगे, इवेलुएट करेंगे कि कौन सा ग्रह ज्यादा हावी हो रहा है, क्या वो मित्रता वाला है, क्या वो मुझे सपोर्ट करने वाला है, या कोई वीक पड़ रहा है और मेरा एनिमी ग्रह मेरे ऊपर हावी हो रहा है, क्या वो मुझे वीक करने वाला है। इस तरह के सिनेरियो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम इवेल्युएट करेंगे। एक्चुअली ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं चाय वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने चीनी ज़्यादा मिला दी तो अब मैं डिपिक्ट कर सकता हूँ कि ये चाय मीठी आने वाली है ना। और यदि मैंने चाय की पत्ती मिला दी ज़्यादा और चीनी कम कर दी तो मेरे को पता है कि इसका स्वाद चाय की पत्ती वाला ज़्यादा होने वाला है। तो हम उसके बारे में डिटेल करेंगे। अभी हम अलग अलग थ्रेड एनालाइज कर रहे हैं कि ये ग्रह जो है वो क्या क्या करने वाले हैं। तो सूर्य की बात कर रहे थे। सूर्य जो है वो लीडर हैं, वो ड्राइव करने वाले हैं। तो वो पिता के लॉर्ड है। पिता घर में क्या होता है, पिता हमारे घर में ड्राइव करने वाले हैं, चीजों को चलाने वाले हैं, है ना। तो एक तरह से वो सरकार है। तो सूर्य भी सरकार है, सूर्य भी गवर्नमेंट है। ठीक है, यदि फेम है, फेम, क्या करें, सूर्य फेम है, फेम, हमारी फेम। बिल्कुल। अब राजा की रिस्पेक्ट होती है तो राजा फेम की है। ठीक है, तो राजा अब उस तरह से सूर्य किसी का अच्छा होगा तो फेम होगा, सूर्य किसी का खराब हो गया तो डिफेम भी हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रानी की। तो रानी माता है चंद्रमा। अभी चंद्रमा जो है वो इमोशनल है। तो चंद्रमा से जब बात होगी तो वो इमोशनल है, वो चंचल है, वो फीलिंग से भरी हुई है, वो मातृत्व लिए हुए हैं। ठीक है, वो अब दुनिया की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जो इसी तरह की चीजें हैं, वो मून के अंदर चली जाएंगी। जैसे मदर, तो मदर जो है वो चंद्रमा हो गया। अगर वैसे आप देखेंगे चंद्रमा का साइज हमेशा बदलता रहता है, राइट। मून का साइज हमेशा अल्टर करता है। तो मून जो है वो बहुत ज्यादा बहुत क्विकली अपने आप को बदलता है। तो मन हमारा कैसा होता है, मन भी हमारे बदलता है बहुत क्विकली, मन अल्टर करता है। जो वाटर है वो कहीं स्टे नहीं करता, वाटर वेरिएबल है। तो चंद्रमा भी वाटर को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर व्हीकल है, व्हीकल नहीं रुकते हैं कहीं पर भी, जनरली व्हीकल चलते रहते हैं। तो चंद्रमा भी व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर हम अगर फर्दर बात करें
चंद्रमा अमृतत्व है। कुछ चीजों के आपको आंसर मिलेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जब कारकत्व हम पढ़ेंगे तो कुछ चीजों के आंसर पता लगेंगे, हम कोरिलेट कर पाएंगे उसको। लेकिन कुछ चीजों के आंसर हमको नहीं मिले, मतलब मुझे नहीं मिले, आप लोग भी ढूंढिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं को बोला इन्होंने कि गेहूं जो है सूर्य से पैदा होते हैं, सूर्य की रोशनी से, तो वो ऑब्वियस दिखता है हमको कि भाई गेहूं का कारकत्व या अनाज का कारकत्व सूर्य के अंदर दे दिया गया क्योंकि वो सूर्य से रिलेटेड था। चंद्रमा के अंदर जो चंद्रमा की रोशनी से भी कुछ चीजें चलती हैं, जैसे औषधि है। जब मैंने शुरू में पढ़ा कि औषधि जो है वो मून के अंदर आती है, तो मैंने सोचा कि भाई ये औषधि का मून से क्या मतलब, लेकिन बहुत बाद में मेरे को पता लगा कि जो जड़ी बूटियां होती हैं, जो समुद्र के नीचे आपके मोती मूंगा ये सब बनते हैं, स्टोन जो इंपॉर्टेंट है, वो सब ओस से बनते हैं, रात की रोशनी से बनते हैं। तो अगर आपको पता हो कि शरद पूर्णिमा जैसे अब आ रही है, तो शरद पूर्णिमा में वो खीर बनाकर ऊपर रख देंगे मून की रोशनी में। तो मून की रोशनी में आप उसको क्यों रख रहे हो? क्योंकि मून बहुत प्रॉस्परस है, वो शरद पूर्णिमा पर और बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस और प्रॉस्परस हो जाएगा, वो उसको पूरा एनलाइटन कर देगा अपनी पूरी एनर्जी से। और ये एंशिएंट सेजेस ने पता नहीं कैसे इसको एनालाइज कर रखा था, उनको क्या उनके पास प्रखर बुद्धि थी उनकी, वो इतना ध्यान लगाते थे या व्हाटएवर। एक और बड़ी मजेदार बात है कि चंद्रमा को मतलब चंद्रमा के बारे में ऋग्वेद में शायद रेफरेंस दिया गया है कि चंद्रमेधी कृष्णिका। चंद्रमेधी कृष्णिका का मतलब है कि चंद्रमा, मेधी मतलब मिट्टी, चंद्र मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमेधी कृष्णिका मतलब, कृष्णिका मतलब काला। तो चंद्रमा की मिट्टी काली होती है। और ये अभी रिसेंटली नासा ने थोड़े टाइम पहले ही बताया कि चंद्रमा की मिट्टी काली है। अभी यहां से क्या हो रहा है, यहां से जाने के बाद वहां पर पता लग रहा है कि मिट्टी काली है। उस वक्त एंशिएंट सेजेस या तो ट्रेवल कर पा रहे थे इतनी दूर या व्हाटएवर, लेकिन हमने उसको चंद्रमेधी कृष्णिका ऐसे करके लिखा हुआ है। और सूर्य मणिका करके भी रेफरेंस दिया हुआ है कि सूर्य मणिका का मतलब है कि सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स ऐसे फैले हुए हैं जैसे माला की तरह। जैसे आप एक माला पहन ली, फिर दूसरी एक और माला पहन ली, फिर तीसरी एक और माला पहन ली, तो इस तरह से माला की तरह सूर्य के चारों ओर सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा के कुछ और कारकत्व पढ़ते हैं। अगली बार मैं क्या करूंगा, थोड़े नोट्स बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, जिससे कि हमारा डिस्कशन में वो आपको थोड़ा ज्यादा हैंडी हो जाए आप लोगों के लिए। तो सूर्य जो है, मैं बोल रहा था कि वो राजा है, और राजा जो होता है वो लीडर होता है, वो थोड़ा एरोगेंट भी होता है। तो सूर्य थोड़े एरोगेंट भी हो गए, थोड़ा क्रोधी भी हो सकता है, थोड़ा डिसीजन मेकर हो सकता है। तो सूर्य के अंदर वो सारी कैटेगरी हमारी आ रही है। सूर्य के अंदर अग्नि है, पावरफुल है, तो यदि ज्वर आ रहा है यानी फीवर आ रहा है तो उसका सूर्य का भी इन्वॉल्वमेंट है। सूर्य को इन्होंने हड्डी का कारकत्व भी दिया, तो आप देखिए विटामिन डी आप ले रहे हो कि हड्डियां आपकी मजबूत हो। और भी बहुत सारी चीजें। आत्मा का कारकत्व सूर्य को दिया गया है कि जो हमारी सोल है वो बेसिकली सन से रिलेटेड है। तो चार्ट भी जब हम देखते हैं तो ऐसा लगन कुंडली के नजरिए से नहीं देखते हैं, हम और भी कई नजरिए से देखते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा, क्योंकि वो हमारे मन का कारकत्व हो गया उसके पास में, यानी कि हमारी सोच जो है वो मून ड्राइव कर रहे हैं। हमारा थॉट जो इनिशिएट हो रहा है कि ज्योतिष सीखते हैं या कुछ सीखते हैं, वो केवल मून से निकला है। और अगर आप जो लोग राशियां देखते हो, वो राशियां भी हमारी मून से ही देखी जाती है, यानी कि चंद्र राशि इंपॉर्टेंट है। चंद्र राशि का मतलब क्या हुआ कि मून जिस राशि में प्लेस्ड है, जैसे मैंने दिखाया कि सूर्य पहले भाव में थे, तो उसमें कोई ना कोई राशि तो होगी उस भाव में, तो सूर्य उस राशि में रहे, और चंद्रमा किस राशि में है उस वक्त, वो उस वक्त की राशि हो गई, मतलब उसकी राशि हो गई उस व्यक्ति की। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की कर्क राशि है तो चंद्रमा उनके कर्क राशि में है, तो कर्क राशि का भी उस उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव आने वाला है। तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ही चंद्रमा है, आपका नाम का लेटर चंद्रमा से निकलेगा, आपकी जो दशाएं हैं, महादशाएं, वो भी चंद्रमा से निकलेगी। हमने अभी लगन कुंडली की बात करी, तो ऐसे ही आप एक चंद्र कुंडली भी देखोगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और सूर्य कुंडली को भी हम कभी कभी लोग देखते हैं, तो वो भी एक अलग चीज होगी। तो चंद्रमा का हो गया मन, माता, इमोशंस और फीलिंग्स, और जो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे व्हीकल, वाटर, लिक्विड चीजें, तो आपके बॉडी में भी लिक्विड है, तो वो लिक्विड पार्ट भी मून ड्राइव करेंगे, जहां जहां लिक्विड का रोल आ जाएगा, ठीक है। और रिलेशन में माँ है, तो फिर हम थोड़ा सा आज हम थोड़ा एक्सटेंड कर लें 10-15 मिनट, अगर आप सब लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो। जी जी, कोई नहीं चीज सर।
आई होप कि किसी को प्रॉब्लम हाँ जी भैया, ठीक। हमें क्या प्रॉब्लम है, टीचर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे लगा सबके अपने अपने कुछ घर के काम होंगे और स्पेशली लेडीज बहुत सारी हैं तो उनके तो बहुत सारे काम होते हैं तो जेंट्स तो खाना खा लेंगे, लेडीज जो है उनको बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ कर, मैं थोड़ा इसको कंक्लूड कर दूं किंगडम वाले पार्ट को। तो उनके अंदर हमको व्यक्तित्व वाइज क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा वो कंप्लीट करना चाहता हूं। तो मून जो हो गया वो हमारा फीमेल फेमिनिज्म है। तो अगर आप देखोगे रानी कैसी होती है, रानी के बारे में सोचते हैं थोड़ा, तो रानी को सजना संवरना पसंद है, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, डांसिंग, मतलब अम्यूजमेंट इन द सेंस की जो रॉयल अम्यूजमेंट है ना, क्योंकि रानी वाला एक हमको सोचना पड़ेगा। फिर हम फाइनेंस की बात करेंगे क्योंकि वैभव वगैरह और ज्वेलरी ये सब तो रानी का ही है, श्रृंगार रानी का नहीं होगा तो किसका होगा। तो आप इन सारी चीजों को मून से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब राजा रानी हो गए, तो राजा रानी के बाद में आप क्या है, राजकुमार यानी किड्स। अगर मैं किड्स को सोचूं तो किड्स बेसिकली अगर मैं किड्स के बारे में स्टेटमेंट पूछता आपसे तो आप कहोगे किड्स जो होते हैं वो बड़े चंचल होते हैं, वो उनको टॉकेटिव होते हैं, वो बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो मरकरी जो है ना वो टॉकेटिव है, वो बात करने वाला प्लैनेट है, वो मनोरंजन करने वाला प्लैनेट है, उसको मनोरंजन पसंद है, उसको गैजेट्स पसंद है, उसको स्पोर्ट्स पसंद है। तो अब क्या हुआ, स्पोर्ट्स, जो मनोरंजन, टॉकेटिव नेचर, ये सारी जो है वो बुध के अंदर जा रही है। ठीक है, तो फिर वो जो किड्स है उसको कोई बहका भी सकता है। वो अगर अच्छे व्यक्ति के संगत में बैठेगा तो वो अच्छा बन जाएगा, वो बुरे व्यक्ति की संगत में बैठेगा तो बुरा बन जाएगा। तो बुध बिल्कुल ऐसे ही प्लेनेट है। बुध जो होता है वो एक्चुअली जिस प्लेनेट के साथ बैठता है वो वैसे ही फल करने लगता है। ये बुध एक नपुंसक ग्रह है, उसको नपुंसक वर्ड यूज करा गया उसके लिए। ठीक है, मतलब उसका कोई जेंडर नहीं है। तो वो क्या है, वो वैसे ही फल देगा जो जिसके साथ वो बैठेगा। अब अगर हम और आगे बढ़े तो वो बच्चे बड़े फास्ट होते हैं। अच्छा, मून जो है वो मून भी बहुत फास्ट है। जो हमने मून की कल्पना करी कि मून का एस्ट्रोनॉमिकल बिहेवियर क्या है, वो सबसे तेज चल रहे हैं, तो बुध भी बहुत तेजी से चल रहे हैं। तो बुध फास्ट मूविंग हो गया, तेज हो गया, वो किसी के भी संपर्क में आएगा तो वैसा बिहेव करेगा। अच्छा, बुध क्या है, बुध मतलब बुद्धि से आप याद रख सकते हो। तो बुध बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है, कितना कोई किसी का बुद्धि, किसी का इंटेलेक्चुअल कैसा है। और फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो बुध ना व्यापारी भी है, वो ट्रेड करता है, वो तो व्यापारी को भी रिप्रेजेंट करता है बुध की। भाई मैं बुध जो है वो बहन भी है, वो मौसी भी है। तो बहनों का जब कोई सिलसिला चलेगा तो आप कहोगे वो कहां से देखना, वो बुध से भी देखा जाएगा। मौसी, बुआ, जो हमारी फेमिनाइन रिलेशन हो रहे हैं वो सब जो है वो बुध के थ्रू देखे जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई बुध की। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वो हम बाद में थोड़ा डिटेल करेंगे। दोबारा से एक बार इसी चीज को हम कई बार एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि कारकत्व हमको तभी हम ले पाएंगे, वरना नहीं समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा धीरे धीरे। इसके अलावा फिर पढ़ते हैं राजकुमार के बाद में आपके पास में आए कौन, शुक्र मंत्री। अब ये मंत्री ना ये हमारे टिपिकल वो वाले मंत्री होते थे जो हमारी 10-15 साल पहले हमारे दिमाग में मंत्रियों की जो इमेज थी। अभी तो खैर डिफरेंट हो गई थोड़ी सी इमेज मोदी जी की है ना। तो अभी तो वो काम करने वाले दिखते हैं, वो रिस्पॉन्सिव दिखते हैं, वो थोड़ा सा वो दिखते हैं कि भाई उनको आंसरेबल है, वो उनको बोलना पड़ेगा। पहले ऐसे नहीं होते थे। आई रिमेम्बर ए सिनेरियो जहां पर 2008 में शायद बॉम्बिंग हुई थी, जो कराट प्लेस में हुई थी। तो हमारे जो होम मिनिस्टर है वो विद इन 1 आवर या 1.5 आवर उन्होंने 3 सूट बदले थे, जबकि बॉम्बिंग में जामिया वाला वो जो केस हुआ था उसके कारण बहुत लोग मारे गए थे और सेंटर ऑफ दिल्ली हुआ था। तो उस वक्त की रॉयल इमेज थी, मतलब उसमें क्या था, मंत्री जो था वो रॉयल था, उसका एक रुतबा था, उसकी एक लेवरिश लाइफ थी। मतलब उसके पास ऑब्वियसली हमें पता है उसके पास फाइनेंस होगा ही होगा, मंत्री है तो फाइनेंस होगा ही होगा। तो वही शुक्र की हमारे को इमेज लानी पड़ेगी वो वाली। तो शुक्र जो है वो मंत्री हैं, वो इंटेलिजेंट भी है, उनके पास नॉलेज है। वो शुक्र जो है वो शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शुक्राचार्य जो थे वो राक्षसों के गुरु थे। तो वो बड़े मेटेरियलिस्टिक है, वो फाइनेंस की बातें कर रहे हैं,
वो उनको लेवरिशली लाइफ चाहिए। तो शुक्र की जब बात करते हैं हम तो एकदम से वो होता है कि कितना फैसिनेटिंग है, कितना अट्रैक्टिव है। जिनके घर शुक्र से इन्फ्लुएंस होते हैं उनके घर में आप घुसते कहोगे वाओ क्या घर है ये, मतलब एक बहुत ही आलीशान जो चीज होगी। और उसके अलावा मतलब उनका व्हीकल अगर होगा तो वो ब्रांडेड होगा, वो कपड़े भी बहुत बहुत जबरदस्त ब्रांडेड अच्छे कपड़े पहनेंगे, उनका तरीका पूरा फाइनेंस की बात होगी, वो भौतिकतावाद की बात करते हैं। तो वो मंत्री हैं, नॉलेज भी है, इंटेलिजेंट भी है। वो जो बुध जैसे मैथमेटिकल भी कर रहा था, वो कैलकुलेशन भी कर रहे थे, वो व्यापारी भी थे, तो शुक्र भी कुछ सॉर्ट ऑफ यही काम करते हैं। लेकिन मतलब वो मेनली फाइनेंस की बात ज्यादा करते हैं, भौतिकता की बात ज्यादा करते हैं। भौतिकता में मेजरली 2-3 एरिया आते हैं, एक फाइनेंस और एक हो गया रिलेशन। जो हम बहुत बड़े जो अपर रिच फैमिली को देखते हैं कि वो किसी भी तरह से लेवरिशली जी रहे हैं, वो रिलेशन बनाते हैं, वो फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं। तो फिजिकल रिलेशन की बात जहां तक, तो शुक्र जो है फिजिकल रिलेशन का कारकत्व लिए हुए है। तो जिसमें मतलब वो अवैध होंगे कि अवैध होंगे, वो डेट इज ए डिफरेंट सिनेरियो। तो कुल मिला के मतलब जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के लिक्विड हैं वो भी वीनस के अंदर आएंगे, शुक्र के अंदर ही आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम कंसीडर करें तो एक चीज बड़ी मजेदार शुक्र के अंदर है, वो है विजन, मतलब किसी की दृष्टि, देख पाना। तो सूर्य जो है वो राइट आई का कारकत्व लिए हुए है, चंद्रमा जो है वो लेफ्ट आई का कारकत्व लिए हुए है, और शुक्र जो है वो विजन का कारकत्व लिए हुए है, देखने का। कोई व्यक्ति अगर जन्मांध है दोनों आंखों से तो उसमें विनस का जरूर रोल होगा। अगर विनस से रिलेटेड इंपैक्ट है तो हो सकता है उसके जेनिटल ऑर्गन्स से रिलेटेड इंपैक्ट हो, या उसकी दृष्टि में कुछ दोष आ जाए, तो वो विनस सर से ये प्रॉब्लम आती है। आपने जो अभी ये 3 चीज बोली हैं, ये एक बार फिर से दोहराएंगे प्लीज, रिपीट करिए। जो सूर्य और चंद्रमा और शुक्र की बात बोली, हाँ जी, ये आंख Right away. कौन सी, राइट साइड लेफ्ट साइड? हाँ सूर्य, मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ। जो हमारी बॉडी है उसमें जो ज्यादातर राइट वाला पार्ट है, मतलब वो सूर्य के अंदर आता है। लेकिन मैं मतलब पूरी बॉडी मत कंसीडर करना आप इसको, मैं थोड़ा अपनी नॉलेज ट्रांसफर करता हूँ पहले। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट बोला था वो था सूर्य राइट आई का कारकत्व है, चंद्रमा लेफ्ट आई का कारकत्व है, और शुक्र जो है वो विजन का कारकत्व है। विजन मतलब दृष्टि। आप यूजली चश्मा देख रहे हो, किसी को लग गया है तो अगर वो चश्मा दोनों आंखों पे इंपैक्ट दे रहा है तो उसमें मतलब उस पर विनस का कुछ उसमें प्रॉब्लम है, हो सकता है कि शुक्र उसकी प्रॉब्लम बने, शुक्र की प्रॉब्लम उसको। दूसरी जो मैं बात बोला था, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी श्वास चलती है, एक राइट आई और एक लेफ्ट, तो इंगला पिंगला होती है वो। जो राइट आई है वो सूर्य के अंदर आती है, और लेफ्ट आई जो है वो आपकी चंद्रमा के अंदर आती है। लेफ्ट नोज और राइट नोज। तो राइट नोज जो है वो सूर्य के अंदर आती है, लेफ्ट नोज जो है आपकी चंद्रमा के अंदर आती है, इंगला और पिंगला। और एक सुषुम्ना होती है। तो जब किसी को फीवर हो रहा है तो इसका मतलब उसकी राइट आई ज्यादा एक्टिवेटेड है। इसमें आपकी ये गर्म नाड़ी है, दो पाइप आपके पीछे जाते हैं, इंगला पिंगला, और एक पैरेलल में पाइप होता है जो आपके 7 चक्रों से होकर गुजरते हैं, ये तीनों के तीनों। जिस व्यक्ति की इंगला और पिंगला बैलेंस हो जाती है उसको पित्त और कफ से रिलेटेड रोग होने के चांस कम हो जाते हैं। तो राइट अगर श्वास ज्यादा चल रही है, अभी भी अगर आप नोटिस करोगे तो आपकी एक श्वास तेज चलेगी और एक धीरे चलेगी। आप लोग सब अपना चेक करके देख सकते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। आप रख के ना, आप उंगली रख के अपने नोज के पास और चेक कर सकते हैं, एक श्वास आपकी धीरे आ रही हुई और एक तेज। मेरी लेफ्ट धीरे तेज आ रही है, लेफ्ट तेज आ रही है आपकी। तो इसका मतलब कोई अगर ये इम्बैलेंस है तो ये गर्म जो है वो गर्म नाड़ी मतलब पित्त, और ठंडी नाड़ी यानी कफ। तो जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो पित्त या कफ के प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि सूर्य नाड़ी चल रही है या चंद्र नाड़ी ज्यादा तेज चल रही है, तो आप अगर दूसरे को बैलेंस कर दो तो जो आपको प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। ये एक बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे एक ठंडी चीज आपके पास में आ गई तो आपने उसको गर्म डाल दिया तो वो थोड़ा बैलेंस हो गया। तो अगर किसी का कफ ज्यादा चल रहा है, चंद्र नाड़ी ज्यादा तेज चल रही है, तो उसको सूर्य को एक्टिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो कफ रोगों से पीड़ित हो जाएगा नहीं तो। ठीक है। और जब ये दोनों बैलेंस हो जाती है तो सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है। सुषुम्ना एक्टिवेट होने से वो उनको फिजिकली बॉडी भी उनकी हेल्दी रहती है और उनको ध्यान भी लगना चालू हो जाता है और उनके चक्र भी ओपन होने चालू हो जाते हैं।
जिनसे 68,000 नाड़ियां हमारी कनेक्टेड है 7 चक्रों से, तो वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम थोड़ा डेविएट हो गए, मतलब हम आयुर्वेद उसमें चले गए, योगा वगैरह में। तो मैं बात कर रहा था शुक्र की। शुक्र जो बात करते हैं वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं, भौतिकता की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि भाई मेरे को क्या अचीव करना है, व्हीकल कितने हैं, मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, इन सब से ज्यादा रिलेट हो जाते हो। फिर शुक्र के बाद आते हैं हमारे पास में मंगल। तो मंगल जो मैंने कहा राजा रानी के कमांडर, अब सेनापति है। अब सेनापति, आप सोचते ही सेनापति को आप एकदम से एज्यूम कर सकते हैं कि सेनापति कैसा होगा। तो सेनापति तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बलिष्ठ होगा, बलिष्ठ होना चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए उसके अंदर। तो स्फूर्ति का क्या मतलब है, बलिष्ठ होने का क्या मतलब है, यानी वो मार्शल है, और वो ठंडे दिमाग का नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरी वो मार काट करने वाला वो मार काट करने वाला होना चाहिए। तो मंगल जो है, उनका नाम ही मंगल है। मेरे टीचर ने मुझे पहली बार बोला था, मतलब क्लास को जब पढ़ा रहे थे, कि मंगल जो है वो नाम ही मंगल है, बाकी सारे काम उनके अमंगल है। तो मुझे बुरा लग गया था उनको सुन के, मैंने कहा ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मंगल तो हनुमान जी का रूप थे, मंगल तो है। तो वो फीलिंग जो है वो थी, लेकिन बाद में एक्चुअली नोटिस करा मैंने कि मंगल सच में ऐसे ही है। आप देखिए, आप सबने सुना होगा कि मांगलिक योग क्या होते हैं। तो मांगलिक योग मंगल से ही बनता है। आपने किसी और से दोष नहीं सुना, आप सबसे पहले कुंडली चेक करते हो तो भाई मंगल दोष है नहीं है, ये चीज की वेरिफिकेशन जरूर होती है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंगल, इतना ज्यादा तबाही मचाने वाला है मंगल। तो सेनापति, आप समझ लीजिए क्या हो रहा होगा, गरम दिमाग। उसका काम है काटना पीटना, उसको ब्लड देखना पसंद है। तो ब्लड का रिप्रेजेंटेटिव मंगल है, वो सेनापति हैं, वो काट रहे हैं तो आर्मी में काटेंगे, हाथ काटेंगे, पांव काटेंगे, बॉडी काटेंगे, किलिंग करेंगे। लेकिन अगर मंगल डॉक्टर बना दे तो वो सर्जन हो जाएगा। तो अगर सर्जन डॉक्टर है तो उसके प्रोफेशन पर मंगल का इन्फ्लुएंस है, इसका मतलब, ठीक है। तो काटना पीटना केवल नेगेटिव टर्म्स में ही है, अच्छे टर्म्स में भी है। और ये शेफ भी आ जाएगा जी, शेफ हाँ, आर्मी, बिल्कुल, आर्मी, पुलिस, इवन टेररिस्ट, जितने दंगाई, आपका एनर्जी सिस्टम, मंगल के अंदर भी बहुत एनर्जी है, सूर्य की तरह उनके अंदर भी बहुत एनर्जी है। वो भी लिक्विड पार्ट को, मतलब ब्लड पार्ट को ज्यादा फोकस करते हैं। जो मसल है, जो मासल शरीर है आपका, मास टिश्यूज, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं वो। और उसके अलावा वो स्फूर्तिवान है, उनके अंदर एनर्जी है, वो भी लीडर है, मंगल भी लीडर है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी तो सेनापति में ही होनी चाहिए। राजा के बाद सबसे ज्यादा लीडर तो सेनापति ही हुआ। और एक बड़ी मजेदार चीज है मंगल के पास कि वो बहुत लॉजिकल है, वो तार्किक है, वो तर्क में बात करते हैं, तो लॉजिकली डिफेंड कर सकते हैं वो अपने आप को कहीं पर भी। और फिर इसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो एनर्जी सिस्टम हो गया, वो भी आपका मंगल के अंदर आ रहा है। फिर हम फर्दर बाद में डिटेल में हम और ज्यादा डिस्कशन करेंगे बाद में। मंगल के बाद में आए बृहस्पति, गुरु। अब गुरु की बात आई तो शुक्र भी गुरु थे, शुक्राचार्य थे वो, लेकिन ये बृहस्पति जो है ये भी गुरु है, और दोनों ही डिफरेंट टाइप के गुरु हैं। एक जो गुरु है, शुक्र जो है, वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, फिजिकली इन्वॉल्व करा रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, वो एंजॉय करा रहे हैं लाइफ को, पूरी की पूरी बॉलीवुड जो आप देखते हो वो शुक्र के अंदर जाएगा। जो फेमिनाइन वर्ल्ड है वो शुक्र है पूरा, जो फैसिनेटिंग वर्ल्ड है वो शुक्र है पूरा। लेकिन जब गुरु आते हैं तो गुरु करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात। गुरु का मतलब क्या है, जिसमें कोई दोष ना हो, जो रिलीजियस हो, तो जो रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा है। तो गुरु बेसिकली जितने टेंपल हो गए, गाय हो गई, ब्राह्मण हो गए, पूजा पाठ करने वाले लोग हो गए, स्पिरिचुअल लोग हो गए, वो सब गुरु हो गए। तो गुरु बात करते हैं कि कर्म ऐसे हो कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब मैं जाऊं तो मेरी यात्रा क्या होने वाली है, वो वहां की बात कर रहे हैं। शुक्र जो है वो इस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो शुक्र जो है वो लाइफ खत्म होने से पहले की बात कर रहे हैं, डेथ से पहले की, और जुपिटर जो बात कर रहे हैं उसके बाद की, ठीक है। वो उनके संचित कर्म, उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उनके कर्मों का हिसाब किताब, अच्छा, वो सब की बात कर रहे हैं। शुक्र जो कह रहे हैं नहीं, मैं तो भाई इस वक्त की बात कर रहा हूं, मुझे ये बताओ कि मेरे को कितना मिल रहा है, गिव एंड टेक।
ठीक है, बृहस्पति कह रहे हैं आई एम नॉट बॉदर अबाउट कि मेरे को कितना मिल रहा है, आई एम बॉदर अबाउट कि आपका क्या है। तो गुरु जो है वो सतोगुणी है, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। और इसके अलावा बात करें तो वो बात करते हैं जो आपके पूजा पाठ वगैरह हो गया, जो रिलीजियस एक्टिविटी हो गई। और गुरु जो है वो ज्ञान की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, वो मंत्रों की बात करते हैं। शुक्र भी मंत्रों की बात करते हैं वो, लेकिन वो थोड़ा सॉर्ट ऑफ तंत्र वाली सेंस में बात करते हैं, वहां पर अचीव करने की बात है। यहां पर अनडिमांडिंग बात है गुरु में। तामसिक और सात्विक हो गया ना एक तरह से। तामसिक, शुक्र को तामसिक नहीं बोलेंगे, शुक्र को राजसिक बोलेंगे। वो ये हाँ। नुकसान नहीं करना चाह रहे किसी का, लेकिन वो कह रहे हैं गिव एंड टेक, मेरा बैलेंस रखते हैं। तो बृहस्पति कह रहे हैं नो मैटर आई एम वट एवर आई एम गेटिंग, आई एम नॉट बॉदर अबाउट इट, यू शुड बी रिलैक्स्ड, यू शुड बी प्रॉस्परस। और जो ज्योतिष का वर्ल्ड है, जो टीचिंग का वर्ल्ड है, जो गुरु से रिलेटेड वर्ल्ड है, जो एजुकेशन वर्ल्ड है, जो एनजीओ का वर्ल्ड है, वो सब का सब बृहस्पति के अंदर में आता है। अच्छा, बृहस्पति भी गवर्नमेंट की बात करते हैं, जैसे सूर्य गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, ऐसे बृहस्पति भी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी राज्य की बात कर रहे हैं। और बृहस्पति जो है, गुरु जो है, वो अगर आप देखेंगे तो गुरु में बहुत सारी अच्छी बातें, लीवर किडनी को भी वो हमारे कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक बात जो है उसमें वो है, अब देखिए एस्ट्रोलॉजर भी गुरु के अंदर भी आते हैं, टीचर भी गुरु के अंदर ही आते हैं। तो एक बड़ी मजेदार चीज होती है, जहां पर ज्ञान होता है वहां पर अहंकार भी होता है। तो मैं बता रहा हूं कि भाई ये तो मैंने प्रेडिक्शन करी थी, है ना। तो एक और भी चीज आती है, कान भी गुरु के अंदर आते हैं, और आकाश तत्व भी गुरु के अंदर ही आता है। तो अब मैंने बोला कि भाई टीचर क्या कह रहे हैं, अरे जो मैं पढ़ा दूंगा ना, कहीं पर भी चले जाओ, इससे ज्यादा नहीं आने वाला, यही आएगा एग्जाम में, बता रहा हूं, ठीक है। और मैं हूं ना एस्ट्रोलॉजर, मैंने जो प्रेडिक्शन करी थी ना भाई साहब, वो बहुत सही थी। मैंने कोविड की प्रेडिक्शन करी थी, मैंने अभी भी करी थी, ये भी हुई। तो ये क्या चीज दर्शा रही है, ये क्या हो रहा है, अहंकार। अहंकार। तो गुरु का जो है ना, गुरु के पास एक नेगेटिव चीज है, अहंकार। अच्छा देखिए, अब जब अहंकार आ रहा है तो क्या चीज काम करने की बंद कर दी है, बुद्धि समझने की शक्ति, आपके दिमाग, आपका सुनना बंद, शटर डाउन। मैं अब मुझे आप में से कोई बोले भाई ये चीज होती है ज्योतिष में, अरे नहीं नहीं मुझे पता है ना यार, यही होता है। यानी कि मेरे को जो नॉलेज है, मुझे लग रहा है कि वो नॉलेज बेस्ट है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मोर देन इनफ। तो मैंने अपने शटर कान के बंद कर लिए, अब मुझे सुनना नहीं दे रहा। तो कान का कारकत्व था गुरु का, आकाश तत्व जिससे मेरे पास आवाज आई वो भी कारकत्व गुरु का था। अब हुआ क्या, नॉलेज रुक गई। गुरु को नॉलेज भी देनी थी, गुरु को यह अहंकार देना था। तो आप एक चीज ले लो, या तो अहंकार ले लो या नॉलेज ले लो, ठीक है। और वो कान के थ्रू लेनी थी, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो मेरे को जो सबसे अच्छे प्लैनेट लगते हैं, गुरु लगते हैं, गुरु के बाद चंद्रमा लगते हैं मेरे को, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, शनि को कवर कर लेते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा लेट हो रहे होगे। अब सेवा है, कर्मचारी है, किंगडम में सेवक, सेना, छोटा लेवल, नीचे वाला लेवल, जो सफाई कर रहा है, जो क्लीन कर रहा है। तो जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि कुत्ते, जो गिद्ध हो गए, जो वायरस हो गया, जो भेड़िए हो गए, जो एक्चुअली ऐसे जानवर जो नॉनवेज भी खा जाते हैं, क्लीन कर देते हैं। और अगर हम सर्विस में देखें तो जो लोअर लेवल के हैं, हमारे स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए हैं वो लोग, ठीक है, सफाई करने वाले लोग। और अगर उसी चीज को बड़े लेवल पे देखें तो बड़े लेवल पे हमारा IAS, जज, तो ये सब क्लीनिंग कर रहे हैं। और ये जितने भी पूरे वर्ल्ड में जो लोग क्लीन कर रहे हैं वो शनि के अंडर है। तो शनि को ये आशीर्वाद है कि आप कलयुग में सफाई करोगे। तो शनि जो है वो हमारी क्लीनिंग के लिए जिम्मेदार है, वो हमारे को हर जगह पर मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सही काम करो, नहीं तो मैं आपको फल देने आ रहा हूं, ठीक है। तो शनि झूठ, नॉनवेज, दारू या किसी भी तरह का सॉर्ट ऑफ आपके दिमाग में जो चीज गलत है, जो कार्य गलत हो रहा है, उसके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड है। न्यायाधीश, न्यायाधीश है वो, बहुत सुंदर वर्ड है न्यायाधीश। वो जज करने वाले हैं, और जज वो किसी भी तरह से करेंगे। और जजमेंट करते हुए
वो ये नहीं देखेंगे कि आप उनके लिए शनिवार को थाली ला रहे हो, वो ऑयल लेकर आ रहे हो, तेल लेकर आ रहे हो, गुड़ चना, वो सब उनको कोई मतलब नहीं उस चीज से, वो आपको जजमेंट देने वाले हैं। मैं एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुना देता हूं आपको, उसके बाद फिर हम आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। भगवान शिव को पता था कि उन पर एक 2.5 पल की शनि की दृष्टि पड़ने वाली, मतलब शनि की दृष्टि पड़ने वाली है। तो भगवान शिव ने देखा कि उस दिन शनि आ रहे थे, उनसे कोई झूठ निकल गया था भगवान शिव से, उसका उनको फल मिलना था। तो भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने कहा ये शनि आ रहा है, ये मेरे पे दृष्टि देगा। तो उन्होंने पार्वती से कहा इनको थोड़ा रोको, मैं भागता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये ठीक नहीं है बंदा ये, ठीक है, जबकि उन्हीं के शिष्य हैं। तो वो वहां से निकल गए, और फिर वो, उनको पता था इस टाइम में होना है ये, भगवान शिव को ही पता था कि इस टाइम पे ही मेरे पे दृष्टि पड़नी है, तो वो निकल गए वहां से। जब वो कुछ टाइम बाद उनसे शनि से मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा न्याय मुझे समझ नहीं आता, तुम कैसे न्याय करते हो, क्या निर्णय लेते हो। तो उन्होंने कहा क्या हुआ भगवान। तो उन्होंने कहा कि उस दिन मेरे पर तुम्हारी दृष्टि पड़नी चाहिए थी, और शनि की दृष्टि खराब होती है, तो मैंने तो वो पाप करा था, मेरे से मिथ्या दोष हुआ था, और आपने मुझे उसका अभी तक फल ही नहीं दिया, उस टाइम में मिलना चाहिए था वो फल। तो उन्होंने पूछा शनि भगवान ने कि आप कहाँ थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा मैं छुप गया था तुमसे बचने के लिए। तो उन्होंने पूछा कहाँ गए थे आप। तो उन्होंने कहा मैं पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर चला गया था और हाथी बनकर घूम रहा था, और तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाए। तो शनि भगवान ने भगवान से बोला, शिव से, कि आप तीनों लोकों के स्वामी हो, आपकी एक दृष्टि से पूरा संपूर्ण संसार खत्म हो सकता है। मैं इतने बड़े जो सर्वशक्तिमान हो पूरे संसार के लिए, उनको इससे बड़ी सजा क्या देता कि वो हाथी बनकर मेरे भय से घूम रहे थे मृत्यु लोक से। तो इससे बड़ी मैं आपको सजा क्या दे सकता था, एक झूठ बोलने की। तो ये शनि का फल है। शनि के फल कभी भी खत्म नहीं होता है। इवन युधिष्ठिर को भी 1-2 पल के लिए नर्क भोगना पड़ा था। तो जबकि उनसे एक मिथ्या दोष हुआ था कि जब उनसे द्रोणाचार्य का सर काटा गया था दृष्टिद्युम्न के द्वारा, तो उनसे ये पूछा गया था कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा को मारने का जो उन्होंने झूठ बोला था, तो उन्होंने बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। तो भगवान जब पूछने गए वो द्रोणाचार्य उनसे कि भाई क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने कहा हाँ अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। इतनी देर में भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया। तो किंतु हाथी जो है वो मैसेज कन्वे नहीं हुआ द्रोणाचार्य को, और द्रोणाचार्य ने समझ लिया कि वो अश्वत्थामा मर चुका है, और वो बैठ गए। तो अब युधिष्ठिर ने जब वो नर्क गए, तो उन्होंने इंद्र से पूछा, धर्मराज से पूछा कि मेरे को नर्क क्यों भेजा गया थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने ये बताया कि आपने उस वक्त पता था कि आपने बोल दिया है किंतु हाथी, लेकिन आपको पता था वो मैसेज कन्वे नहीं हुआ है। आप वहां पर क्लियर कर सकते थे अपनी बात को कि आपसे गलती, आप मेरे पूरे शब्द नहीं सुन पाए हैं, और आप रोक सकते थे, लेकिन आप वहां पर भी चुप रह गए। तो वो अर्ध सत्य था। तो आपने सत्य बोला, लेकिन सत्य कन्वे नहीं हुआ इंटेंशनली, तो यहां गड़बड़ हुई। इसलिए 2 पल का आपको भी नर्क भोगना पड़ेगा, और उन्होंने भोगा। तो आज के लिए इतना खत्म करते हैं, और फिर दोबारा एक चीज पूछनी इसको और ज्यादा अगली बार क्या। हाँ बोलिए, सॉरी मुकेश जी बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने कहा कि शनि कष्ट कारक ग्रह है, और उसके बाद आपने कहा कि ये कर्म का फल भी देते हैं। हाँ। आपने दोनों चीज बोली है। तो शनिदेव कष्ट कारक कैसे हैं? कर्म का तो मुझे समझ में आ गया कि कर्म का फल देते हैं। कष्ट कारक वर्ड को मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये रिजल्ट देते हैं, जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट। ठीक है, ओके। अगर अनिल अंबानी की कुंडली देखोगे तो उनमें धन का स्वामी बन के शनि बैठ गए वह भाव में। ठीक है, अच्छा। तो अनिल अंबानी जो मतलब ये बोलते हैं कि उनसे ज्यादा लॉस किसी ने नहीं झेला है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरा बहुत बड़ा एम्पायर बनाने के बाद में ही लॉस्ट हिज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज मनी। तो वो शनि सेकंड हाउस का स्वामी होकर 12वें घर में बैठ गए। वो शनि का इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल है कि वो किसी को भी राजा को रंक, और रंक को कुछ भी बना सकते हैं, राजा बना सकते हैं। तो वो कर्मों का फल दे रहे हैं, वो बेसिकली वो दे रहे हैं जो हमने करा। तो और वो मतलब वो उसको बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे टेस्ट करते हैं। मैं ये कह रहा था कि आप बेशक मंदिर चले जाओ, चढ़ा दो कुछ भी उनको, ही विल नॉट बी कन्विंस। वो ये कहेंगे कि आपने कर्म क्या किया, मुझे उसकी लिस्ट दो, और आई एम गोइंग टू पे यू एज पर योर कर्मा। ब्राइब नहीं चलेगी वहां पे। हाँ, वहां पर कोई ब्राइब नहीं चलने वाली। और ये हमारी मिथ्या दोष है कि हम लोग कन्विंस कर लेंगे शनि को, ऐसा नहीं होने वाला। वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग रिजल्ट आने वाले हैं। नॉन वेज खाना, दारू पीना, झूठ बोलना, और भी कोई बहुत हजारों काम हम गलत करते हैं दिन भर में, तो उसका दोष हमको आना होता है। दूसरी एक और चीज मैं बता दूं कि शनि जो है वो हड्डियों के जोड़ के कारकत्व भी लिए होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं इसके बारे में और बाद में हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे लंबा। तो अभी किसी को कुछ कहना हो कह दीजिए प्लीज।
जैसे वो स्टोरीज हैं कि हनुमान जी की पूजा करते हैं या हनुमान जी को शनिदेव ने अपना दिन दे दिया था, तो इस तरह की चीजें, तो इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता क्या? हाँ बिल्कुल, हनुमान जी को उनको हनुमान जी को कमिटमेंट है कि भाई आपकी जो पूजा करेगा मैं उससे रिलैक्स कर दूंगा। रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल बकस देने वाला हूँ, छोड़ देना, छोड़ेंगे तो वो नहीं, हरिश्चंद्र को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। ठीक है, तो रिलैक्स मोड में जाएंगे, जहां उनको बहुत बड़ी कुछ देना होगा तो उस पर थोड़ा कंसेशन दे देंगे। और ये जो शनिदेव हैं ये सिर्फ 7.5 में ही अपने मतलब कष्ट देते हैं, या फिर पहले भी दे सकते हैं अपना रिजल्ट, या बाद में दे सकते हैं, या 7.5 भी हो सकती है, शनि की अंतर्दशा हो सकती है, और शनि की ढैया भी होती हैं 2 बार, 15 साल में 2 बार 2.5 साल की चीज आती है, और 7.5 साल का 7.5 का पीरियड आता है। हर 30 साल में ये ऐसा होता है, 12.5 साल पीरियड का फिक्स है जिसमें शनि आएंगे आपको टेस्ट करने, तो वो चलता रहता है साइकिल। इस पे हम एक दिन अलग से पूरी चर्चा करेंगे शनि के ऊपर ही। तो और जिन राशियों का स्वामी शनि होता है वो उनके लिए कैसा होता है? उनके लिए शनि का प्रभाव थोड़ा कम होता है, मतलब नेगेटिव प्रभाव। अच्छा। उनको वो ग्रेस देते हैं, चीटिंग। और शनि अच्छे कर्मों का फल भी देते हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया शनि राजा भी बनाते हैं। ठीक है, तो अगली बार स्टार्ट करते हैं, और आई होप कि सबकी क्वेरी थोड़ी थोड़ी हो गई होंगी। ठीक है, हाँ जी, ये सब, लेकिन इनके अंडर में क्या क्या चीजें और वास्ट तरीके से आती हैं, हाँ, वो सब एक लिस्ट। हाँ वही मैं कह रहा था, हम एक करके मैं सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है कि कौन प्लेनेट किस तरह का भाव रखे हुए है, किस तरह की फीलिंग रखे हुए, फिर हम इसको जोड़ते चलेंगे जब आप बोलोगे। तो ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप इसको दोबारा एक बार कभी ना कभी सुन लेना, और फिर आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी उस सब्जेक्ट पे, ग्रहों के बारे में। फिर हमें भाव भी करने हैं और राशियां भी करनी है, फिर हम दोबारा इन तीनों को फिर से जोड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।